बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स है। तो आज के लेक्चर के हमारे मेन 3 पार्ट्स ये होंगे। बैकग्राउंड ऑफ बोहर मॉडल, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। स्टूडेंट्स, 1913 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम नील बोहर था, उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में एक मॉडल प्रपोज किया, एक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिवील करने की कोशिश की। इनके मॉडल को नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। दरअसल इन्होंने उस वक्त तक के लिए जो भी आइडियाज़ थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उनको कंबाइन करके कंपाइल करके एक मॉडल के तौर पर प्रपोज किया। तो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल दरअसल जो मुख्तलिफ एटॉमिक थ्योरीज़ का एक कम्बिनेशन था, जिस सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। एज इट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यहाँ से नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी इक्वेशन है, पहले भी डिस्कस हो चुकी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो इन्होंने यूज़ की वो थी फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन फोटो थ्योरी। चैप्टर 18 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो इसकी इन दोनों को कंबाइन किया। और एक तीसरी जो थ्योरी है ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी या फोटो थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इन तीनों को मिलाकर जो नील बोहर थे उन्होंने 1930 में एक मॉडल प्रपोज किया था, जिसको एटॉमिक मॉडल ऑफ नील बोहर कहते हैं, या फिर बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर हाइड्रोजन लाइक आयंस पर या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही अप्लाई होता है। कम्प्लेक्स जो आइटम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको या तो बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं या बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, बोहर मॉडल की एक ख़ास बात ये भी थी कि इसके अंदर इसके अपनी जो बोहर मॉडल है, इसके अंदर क्लासिकल थ्योरी भी मौजूद है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी मौजूद हैं। यानी इसके कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम क्लासिकल थ्योरी के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट पोस्टुलेट भी हैं जिनको क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनके लिए मॉडर्न थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको बहुत ही सिंपल एटम्स पर अप्लाई किया जा सकता है, जिस तरह के हाइड्रोजन लाइक आयंस हैं, हीलियम का सिंगल आयन हो, तो इस तरह के आयंस पर या एटम्स पर अप्लाई किया जा सकता है। उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम बोहर की मदद से, लेकिन कम्प्लेक्स एटम्स पर या कम्प्लेक्स आयंस के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। उनसे रिलीज़ होने वाले स्पेक्ट्रम को हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था उसकी डिफरेंट सीरीज़ जो रिलीज़ होती हैं, लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ वगैरह वगैरह, उनकी जो वेवलेंथ की कैलकुलेशन है वो बोहर के ही मॉडल से ड्राइव की गई है। हम आगे उसको ड्राइव करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ उसको यूज़ किया और डिफरेंट वेवलेंथ जो है, हमने डिफरेंट सीरीज़ की वेवलेंथ जो है ना फाइंड करने का तरीका उसमें सीखा था। बट हम आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर उस फार्मूले को हम ड्राइव भी करेंगे। और ये आपको याद होगा फार्मूला उसका कुछ इस तरह से 1/λ इज़ इक्वल टू RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। इसकी मदद से हमने कैलकुलेशन की थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। और नेक्स्ट हम जो कुछ डेरिवेशंस हम जो करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस सॉल्व करेंगे, एनर्जी सॉल्व करेंगे और स्पीड इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे। बट ये अगले लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर में हमारा सिर्फ यही है कि हम बोहर के पोस्टुलेट को डिस्कस करेंगे और उसके ड्रॉबैक्स जो हैं, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बोहर की पोस्टुलेट्स की तरफ। तो बोहर का सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो कि इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर पाथ्स के ऊपर रिवॉल्व करते हैं।
इनडेफिनेट सर्कुलर पाथ्स को शेल कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं एन से, और एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसको कहते हैं एन इज इक्वल टू 1, दूसरा एन 2 3, या के एल एम एन, और इस तरह से आगे भी इनको नाम दे सकते हैं। तो बोर का कहना है कि न्यूक्लियस के बाहर जो ये जो पाथ हैं ये डेफिनेट पाथ हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इनडेफिनेट पाथ के ऊपर मूव करता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इस पाथ से इधर उधर नहीं हो सकता, ये बोहर का कहना है। बाद में ये रॉन्ग भी साबित हुआ हाइजेनबर्गर्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और बाद में पता चला कि एक शेल के अंदर सब शेल हो सकते हैं, यानी एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जीज़ के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट यह है कि बीच में जो फॉरबिडन गैप है, इस फॉरबिडन गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं स्टे कर सकता, इलेक्ट्रॉन जो है किसी एनर्जी लेवल के अंदर ही होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज है सारे का सारा एटम का, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं इन फिक्स रास्तों के ऊपर, पाथ्स के ऊपर। और ये कौन सी फोर्स है जो इनको मूव करा रही है इलेक्ट्रॉन को? यह है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल बनता है जो जिसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, और इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपन आर, ये किस वजह से है? ये है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, के ई स्क्वायर अपन आर, के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रही हैं, स्टेशनरी नहीं है, मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट ये है कि हर ऑर्बिट जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है, यानी इसकी एनर्जी को अगर हम E1 कहें तो इसकी एनर्जी E2 होगी और इसकी एनर्जी E3 होगी। हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। ईच ऑर्बिट और शेल हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज ऑर्बिटल आर शेल्स। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉस्टुलेट है बोर एटॉमिक मॉडल का, वो ये है कि कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ये कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर सकता है। इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव कर सकता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का एग्जैक्ट मल्टीपल हो। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, MVR एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, तो हम लिख सकते हैं MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम या h/2π होगा, या 2h/2π होगा, या 3h/2π होगा, एग्जैक्ट मल्टीपल होगा h/2π का। इसके अलावा अगर हम किसी भी जगह पे देखें कि रेडियस हम चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकता, हम इस रेडियस को इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। n को पुट करें, h को सॉल्व करें, 2π पे डिवाइड करें, देखें कि ये n की वैल्यू सॉरी नहीं डालनी बल्कि h/2π जो है आप जो सॉल्व करेंगे देखेंगे कि इसकी जो एनर्जी है, बल्कि एनर्जी नहीं मोमेंटम को सॉल्व करें आप, मोमेंटम को सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको मल्टीप्लाई करें रेडियस के साथ, यानी जहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हैं देखें, सॉल्व करें, ये h/2π का एग्जैक्ट मल्टीपल आ रहा है तो तब ये यहाँ पे मूव कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। MVR को जब आप सॉल्व करें तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, किसके? h/2π के 2h/2π यानी h/π के, या 3h/2π के, इस तरह एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आनी चाहिए, अदरवाइज़ इसके अलावा किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए किसी भी दो कंजक्टिव जो शेल हैं उनके दरमियान का जो एरिया उसको फॉरबिडन गैप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल के अंदर रहता है, जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो फॉरबिडन गैप क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो उसके दरमियान नहीं रहता। जब इतनी एनर्जी ले लेता है कि उसकी नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को एक्वायर कर ले तो तब वो जंप करता है, अदरवाइज़ वो जंप नहीं करता, अपने ही ऑर्बिट के अंदर रहता है। इसी तरह जब एनर्जी लॉस करता है तो वापस आ जाता है पिछले ऑर्बिट के अंदर, दरमियान में स्टे नहीं करता। तो स्टे कहाँ करता है? वहीं पे करता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम इसका एग्जैक्ट मल्टीपल हो h/2π का। और चौथा पोस्टुलेट कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल के अंदर रहता है, किसी एक शेल के अंदर रहता है, घूमता रहता है, तो तब तक ये ना एनर्जी रिलीज़ करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
जब ये एनर्जी, इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि अगले ऑर्बिट के बराबर इसकी एनर्जी हो जाए, तो ये जंप करके आउटर ऑर्बिट में चला जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। ठीक है जी। और कितनी जब वहाँ से जंप करता है वापस पहले वाले ऑर्बिट में आता है, तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। तो अगर हम ये लिखें कि दोनों एनर्जी, दोनों कोई भी दो कंजक्टिव ऑर्बिटल जो शेल हैं उनकी एनर्जी का डिफरेंस लिखें, E2 माइनस E1 अगर करते हैं तो ये कहलाता है डेल्टा E। और ये डेल्टा E किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है। एच न्यू या इसके एग्जैक्ट मल्टीपल होता है NH न्यू। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कितनी करता है? एच न्यू का एग्जैक्ट मल्टीपल करता है। रिलीज़ करता है तो एच न्यू का एग्जैक्ट मल्टीपल रिलीज़ करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ नहीं कर सकता, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको कहते हैं क्वांटम। ये कितनी है? 1 क्वांटा एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब आउटर शेल से अंदर के शेल की तरफ जब आता है तो एनर्जी किस तरह से एब्जॉर्ब करता है? क्वांटा की फॉर्म में, यानी ये फोटॉन्स जिसे कहते हैं, फोटॉन्स। ठीक है। तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी कंटिन्यू एनर्जी रिलीज़ नहीं कर सकता, बल्कि किस तरह की एनर्जी रिलीज़ करता है? पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ करता है। और इन पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है? एच न्यू के अंदर, जहाँ पे एच के प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है उसकी फ्रिक्वेंसी है। इसको हम डेल्टा ई कहते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये होगी या इसका एग्जैक्ट मल्टीपल एनर्जी रिलीज़ होगी। स्टूडेंट्स, ये थे बोर के पास्टुलेट, बोर मॉडल के पास्टुलेट। आप पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी, मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। आपके लिए ये नए नहीं हैं। अभी इसकी लिमिटेशंस भी मुख्तसरन डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली लिमिटेशन हम डिस्कस करते हैं, इससे पहले हम समझा देते हैं, फिर इसकी वर्डिंग जो स्क्रीन के ऊपर लिखी है आप पढ़ भी सकते हैं, हम आपको सुना भी देंगे। कि ये फ़र्ज़ करें कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और इसको हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं। ग्लो बन रहा है और इस लाइट को हम स्लिट से पास करने के बाद प्रिज्म में से गुजारते हैं और यहाँ पे हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ऐसे फ़र्ज़ करें कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और कलर चेंज कर देते हैं ताकि क्लियर हो। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम, ये चेंज हो जाता है। तो सबसे जो पहली जो बात है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पेक्ट्रम के ऊपर इफ़ेक्ट है, ये बोहर के मॉडल में कहीं भी इसका नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट इसी को कहते हैं, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चेंज हो जाना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चेंज होना ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बोहर के एटॉमिक मॉडल में। नेक्स्ट है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? जिस तरह हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इस तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के क्रॉस इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इस डायमेंशन में या इस डायमेंशन में, किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसकी जो पोजीशंस है लाइंस की, वो चेंज हो जाती हैं, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। स्टार्क इफेक्ट की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बोहर के एटॉमिक मॉडल में, ये भी उसकी लिमिटेशन है। इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तीसरी बात यह कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी वायलेट हो जाता है। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी क्या था कि हम एक ही वक्त में दो जो है मेजरमेंट्स एग्जैक्टली नहीं ले सकते, यानी अगर हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल का एनर्जी और टाइम जो है सेम टाइम पे एक ही टाइम में एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, और इसी तरह हम मोमेंटम और पोजीशन भी एक वक्त में फाइंड नहीं कर सकते। तो असल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, यानी अपनी पोजीशन से डेविएट कर जाती है, यानी ये उसका ऑर्बिट है जिसके अंदर वो मूव कर रहा होता है।
तो इसके साथ अगर हम कोई फोटॉन टकराता है तो फोटॉन टकराने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, यहाँ पे चला जाता है। और वैसे भी हमने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट पाथ पर मूव नहीं करते बल्कि वेवी पाथ पर मूव करते हैं। बहरहाल इसमें आपको इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसकी लिमिटेशन लिख लें, इतना लिख दें कि इट वायलेट्स द हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और फिर वही बात जो हमने शुरू में बताई थी कि जो कम्प्लेक्स एटम है उनका जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये सिर्फ सिंपल एटम्स जिस तरह हाइड्रोजन है, हीलियम वगैरह है, उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी मदद से, एटॉमिक मॉडल की मदद से, बोर के एटॉमिक मॉडल की मदद से। कम्प्लेक्स एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, इसकी मदद से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्जर एटम्स या कम्प्लेक्स एटम कह लें। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे और भी ऐड कर दें कि जो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये लाइन्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। इन लाइंस को अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करें तो इनमें भी आपको छोटी छोटी लाइंस नज़र आएंगी, ये कम्बिनेशन ऑफ लाइंस हैं। तो बोर के मॉडल से हमें ये एक जो लाइन हमें बज़ाहिर एक लाइन नज़र आती है, इसको हम अगर हाई डेफिनिशन स्कोप से देखें तो इसके अंदर डिफरेंट लाइंस नज़र आती हैं, यानी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं ये भी, तो इसका भी पता नहीं चलता कि ये क्यों है। तो यूँ लिख सकते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट फाइंड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। इसके बाद हम अगले 2-3 लेक्चर्स में बोर के एटॉमिक मॉडल की बेस पर कुछ डेरिवेशंस करेंगे। एक ही लेक्चर में वो भी हम नहीं करेंगे ताकि छोटा ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो 2-3 लेक्चर्स में हम सारी डेरिवेशन करेंगे। इन डेरिवेशंस में एनर्जी भी शामिल होगी और वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो वो हम एक एक करके इनको ड्राइव करेंगे। आज के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।